Welcome everybody, welcome to my channel. uh, in this video we are going to talk about the Darwinism. ठीक है, तो डार्विनिज्म के बारे में बात करेंगे। एवोल्यूशन का पार्ट है पेपर 4 का। तो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है डार्विनिज्म, उन्होंने क्या क्या बताया और इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म क्या है? तो डार्विन सबसे पहले कि डार्विन जो अपना एक्सप्लोरेशन है, जो भी थ्योरीज दिए, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है, कहाँ कहाँ गए, ये पहले हमको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या किए थे, कि बहुत सारे जगह पे गए थे और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किए थे बहुत सारे एनिमल्स पे, तब जाके उनको कुछ कुछ समझ में आया। तो वो जो शिप से निकले थे, ठीक है, सेल पे, उस शिप का नाम था HMS बीगल शिप, HMS बीगल। ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग किए थे और बहुत सारी जगह पे गए थे। तो कहाँ कहाँ गए थे? तो साउथ अमेरिका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे और गैलापागोस आइलैंड गए थे अपने HMS बीगल शिप से। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट क्या है डार्विनिज्म में, क्या क्या कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो डार्विनिज्म में मेनली ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, बस दो ही है की कॉन्सेप्ट। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, दो की कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन, दो चीज बताया। अब देखिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। उन्होंने बताया कि ओवर प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा संख्या में, इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में सारे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं कि, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं नहीं, पॉपुलेशन साइज लिमिटेड होता है। ह्यूमंस में देख ले या काउ में देख ले या टाइगर्स में, क्या सभी इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। या कोई भी स्पीसीज देख ले, तो ऐसा है नहीं है। तो क्यों नहीं है? ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो एक तो इन्होंने ये बताया कि ओवर प्रोडक्शन, सारे ऑर्गेनिज्म क्या करना चाहते हैं? ओवर प्रोडक्शन, और कर सकते हैं, बहुत सारा नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर बताया कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है, और उसके लिए कंपटीशन है। लिमिटेड रहेगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन रहेगा। तो ये बात अलग है कि इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि लिमिटेड होगा तभी कंपटीशन होगा। नेचुरल रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड होते हैं तब भी कंपटीशन होता है। बात है कि कंपटीशन हमेशा होता है, ठीक है, लिमिटेड रहे या अनलिमिटेड रहे। ये बहुत ही बड़ा गलत फहमी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण कंपटीशन होता है। ठीक है, ये बात हम लोग किसी और इकोलॉजी के वीडियो में समझेंगे। देखिए ओनली सम सर्वाइव्स एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इन्होंने बताया कि कंपटीशन के कारण कुछ ही सरवाइव कर पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और बाकी क्या हो जाते हैं? नहीं सरवाइव कर पाते हैं। और इसी को बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब सारे लोग हैं, सारे जो इंडिविजुअल्स है, स्पीसीज है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना एग्जिस्टेंस के लिए, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके लिए। ठीक है, कॉम्पीट कर रहे हैं, और जो कुछ कुछ ही हैं जो सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखिए ये भी तीन तरीके का है, ये जो कंपटीशन है वो तीन तरीके का है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन द स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन द स्पीसीज, और तीसरा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी है। ठीक है, तो ये कंपटीशन में ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल स्ट्रगल क्या हो गया? ये कोई भी इंडिविजुअल इन्वायरमेंट से भी स्ट्रगल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एबायोटिक फैक्टर हो गया या बायोटिक फैक्टर हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वही तो है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। स्ट्रेस जो इन्वायरमेंट देता है वो क्या है? स्ट्रगल है, और स्ट्रगल है ऑर्गेनिज्म के लिए। चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, पीएच, ये सब कुछ भी है ना, एसिडिटी, मराइन एनवायरनमेंट वाले फिशेज या एनिमल्स के लिए सैलिनिटी, ये सब सारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। या फिर बायोटिक फैक्टर्स का बात करें तो प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये सब। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी होता है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, की पॉइंट है, कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी। उन्होंने बताया इसके बारे में, तो क्या बताया? तो वेरिएशन विच आर हेरिटेबल, जो भी वेरिएशन हेरिटेबल है, विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू। मतलब ऐसा वेरिएशन जो इनहेरिट किया जा सके, जो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है। ठीक है, और वो वेरिएशन
उस ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब उसको फिट बनाता है नेचर के रिसोर्स को यूज करने के लिए, और ज़्यादा फिट बनाता है, ज़्यादा बेटर बनाता है, अप्रोप्रिएट बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अडेप्टिव या फिर यूजफुल वेरिएशन। ऐसा वेरिएशन मतलब सिंपल भाषा में कि जो काम का हो, जो उसको अडेप्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या करेगा, विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। तो ये क्या कहे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास यूजफुल या अडेप्टिव वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और वो इनहेरिट भी हो सकता है, तो वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और सबसे ज़्यादा अपना प्रोजेनी इस धरती पे छोड़ के जाएंगे, अपना प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग छोड़ के जाएंगे, वो वही ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएशंस एंड हेरिडिटी के बारे में। और चौथा पॉइंट बताया कि नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब यही सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किसी को कुछ डार्विनिज्म आए ना आए, एक लाइन जरूर आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यही वाला पॉइंट है, ठीक है। इंडिविजुअल्स विथ मोर अडेप्टिव वेरिएशन। अब ऊपर हम बताया कि अडेप्टिव वेरिएशन क्या है, वैसा वेरिएशन जो इनहेरिट हो सके, पहला बात कि इनहेरिट हो सके, और दूसरा चीज कि वो यूजफुल हो, काम आए उसको, उस नेचर में सरवाइव करने के लिए, उस नेचर की रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज करने के लिए, वैसे वेरिएशंस को बोलते हैं अडेप्टिव वेरिएशंस। तो देखिए ऐसे इंडिविजुअल्स जिसके पास अडेप्टिव वेरिएशंस या यूजफुल वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, वो बेटर फिट हैं और वो सेलेक्ट होंगे नेचर के द्वारा, ठीक है। क्या कहे कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिसके पास यूजफुल वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा हैं या फिर अडेप्टिव वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, नेचर में वो ज़्यादा फिट माने जाएंगे और नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करेगा। और जो नेचर में फिट है वो लीव करेगा, ज़्यादा अपना प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन को छोड़ के जाएगा, दूसरों की तुलना में जिनके पास अडेप्टिव वेरिएशन कम है, जो कम फिट है, ठीक है। और इसी चीज़ को डार्विन ने कहा कि ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब नेचर उनको सेलेक्ट कर रहा है, किनको, जिनके पास अडेप्टिव वेरिएशन या यूजफुल वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है, वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो रहे हैं। और इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसी चीज को जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसको बोला कि ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, इवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। तो नेचुरल सिलेक्शन को ही उन्होंने बताया मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अ फिटनेस रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब देखिए फिटनेस जो है, उन्होंने बताया कि फिटनेस क्या है, तो फिटनेस का मतलब सीधा है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उसका बायोटिक पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपना प्रोजेनी को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता है, सीधा रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। अब फिटनेस इकोलॉजी में उसका थोड़ा भी मतलब नहीं होता है, जैसे कि कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, कितना ज़्यादा मसल्स है या कितना ज़्यादा फास्ट है, तेज दौड़ता है, ये सब का कोई मतलब नहीं होता है इकोलॉजी में, ठीक है। फिटनेस का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट है वो, और वो ऐसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो डार्विन ने बताया कि फिटनेस का बस वही मतलब है, बाकी सब बेकार का बात है। तो फिटनेस रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सेक्सुअल सिलेक्शन, अब बताया कि सेक्सुअल सिलेक्शन भी होता है, तो मेल विथ बेटर फिनोटाइप आर प्रेफर्ड बाय द फीमेल्स। ऐसे मेल्स जिनके पास फिनोटाइप्स बेटर हैं, वो फीमेल्स के द्वारा प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बताया वो नेचुरल सिलेक्शन में, एक तो नेचर सेलेक्ट कर रहा है और फिर सेक्सुअल सिलेक्शन भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं कि फीमेल्स वैसे मेल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जो बेटर हैं, ठीक है, फिनोटाइप में। तो फीमेल तो उनका क्या हो रहा है, सेक्सुअल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपना प्रोजेनी लाने में, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, अगला पॉइंट है कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो एज ए रिजल्ट ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन जो इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है, वो नेचुरल सिलेक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन there would be a change in population characteristics and hence new forms appear to arise। अब देखिए वेरिएशंस जो इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है, अडेप्टिव वेरिएशंस वो इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों चीज मिल के क्या कर रहा है कि पॉपुलेशन के जीन पूल में चेंज ला रहा है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहा है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है यही जो है नई स्पीसीज को जन्म देता है, नए फॉर्म ऑफ एनिमल्स को जन्म देता है। तो यही एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के बारे में। अब इनका कुछ ड्रॉबैक्स भी था, ये मोस्टली सारा चीज बहुत ही
ब्रिलियंट इनका एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी, हर चीज़ का ड्रॉबैक्स निकल जाता है, ठीक है। अब बहुत सारा तो उनका ड्रॉबैक्स भी नहीं होता है, जबरदस्ती ड्रॉबैक निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल उस टाइम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में उनको नहीं पता था, तो जिस चीज़ के बारे में उनको पता ही नहीं था वो उस चीज़ को लेकर कैसे एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन वो भी ड्रॉबैक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो डार्विन डिडंट हैव नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, डार्विन के टाइम पे उनको जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, ठीक है। and he had no satisfactory explanation for origin and inheritance of variation। तो उन्होंने ये तो बताया कि ऐसे वेरिएशन जो इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है, इनहेरिट हो सकते हैं और जो काम के हैं, लेकिन ये वो नहीं समझा पाए कि वेरिएशन आते कहाँ से हैं, ठीक है, इनका ओरिजिन क्या है। तो ये सब लोग इनका ड्रॉबैक बता दिया कि आप बता रहे हैं कि वेरिएशन जो अडेप्टिव हैं, जो यूजफुल हैं, ठीक है, और जो इनहेरिट हो सकते हैं वो काम आते हैं नेचुरल सिलेक्शन में, लेकिन आप ये तो बताइए कि वेरिएशन का ओरिजिन क्या है, वेरिएशन होता क्यों है। तो यहाँ पे उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो वेरिएशन का ओरिजिन नहीं बता पाए। और दूसरा कि वेरिएशन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, आप ये समझा रहे हैं कि जो वेरिएशंस होते हैं वो इनहेरिट हो सकते हैं, लेकिन उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो ये ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन वो नहीं समझा पाए, ठीक है। अब दूसरा इनका जो ड्रॉबैक है कि डार्विन वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई in population only a few individual develop useful variation and others have harmful variation। वो ये भी नहीं समझा पाए कि पॉपुलेशन में कुछ ही इंडिविजुअल्स क्यों हैं जो अडेप्टिव वेरिएशन को या फिर यूजफुल वेरिएशन को डेवलप कर पा रहे हैं या रख रहे हैं, बाकी सब हार्मफुल वेरिएशन या फिर नॉर्मल जिनके पास वेरिएशन ही नहीं है, ऐसे क्यों है। मतलब इंडिविजुअल, कुछ ही इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में क्यों है जिनके पास अडेप्टिव वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन है, तो ये भी वो नहीं समझा पाए। अब तीसरा ड्रॉबैक जो है डार्विनिज्म का कि डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहीं ना कहीं लमार्किज्म को सपोर्ट करता है। अब उनका बात गलत है और डार्विन का बात सही है, ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि लमार्किज्म के हिसाब से वेस्टिजियल ऑर्गन सपोर्ट करता है उनके बात को कि जिस चीज को हम लोग नहीं यूज करते हैं वो वेस्टिजियल हो गया। जैसे कान हिलाना डुलाना बंद कर दिए तो कान अब लोग नहीं हिला सकते हैं, ईयर पिनना, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया डार्विन, और ये कहीं ना कहीं लमार्किज्म को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स सपोर्ट करता है। तो ये सारा चीज इनका ड्रॉबैक्स था, ठीक है। तो हो गया डार्विनिज्म, ये सारा पॉइंट्स है अच्छे से, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग देखते हैं आगे की वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।